Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha from Neha's Biology, जो मेरा YouTube चैनल आप सब देखते हो. आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लेके आई हूँ आप सबके लिए, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो भी आपका CSIR नेट लाइफ साइंसेज का अपकमिंग एग्जाम है, उसमें अच्छा स्कोर लाने के लिए यानी एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सी मेजर 7 टिप्स हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा हद तक मदद करेंगी. इन टिप्स ने मेरी भी काफी मदद करी थी और मुझे भी स्कोर जो है हाई करने में काफी ज्यादा हेल्प की थी. तो ये सारी टिप्स जो है इन्हें जरूर फॉलो करना. यहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, यानी कैसे नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसे क्रैक करना है और क्या मैं विदाउट कोचिंग भी उसे क्रैक कर सकता हूँ. घर पे बैठे बैठे खुद से पढ़ के क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ, या कैसे क्वालिफाई करना है ये पूरा एग्जाम. ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो सबसे पहली टिप जो आती है वो आती है सिलेबस नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी एक न्यू कमर हो, आपने अभी ये एग्जाम कभी नहीं दिया है, तो आप उस केस में क्या करोगे? सबसे पहली फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस की जो चीज है वो है सिलेबस नॉलेज. तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए. मेजर चीज, अगर सिलेबस आपको पता नहीं है, आप एग्जाम दे देते हो, तो हो सकता है कि आपके स्कोर जो है वो उतने ना आए जितने आप सोच रहे हो. तो सिलेबस नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए आप क्या करोगे कि ये कुछ सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो कि CSIR की वेबसाइट पे दिए गए हैं और इनको डिटेल्ड फॉर्मेट में भी दिया है, एक PDF की फॉर्मेट में. तो उसके अंदर बताया है कि हर एक इस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है. तो प्लीज सिलेबस के बारे में सबसे पहले अच्छे से नॉलेज गेन कर लो कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं. दूसरी चीज आता है कि इनमें से इम्पोर्टेंट चीजें क्या है. अब आपने रिव्यू तो कर लिया कंप्लीट CSIR नेट का सिलेबस, बट आपको इन सारे टॉपिक्स में से क्या क्या मेजर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है, वो कौन से हैं, वो पता होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है. इसके अंदर आपको सी अर्चिन का गैस्ट्रुलेशन फेज, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस का वल्वा फॉर्मेशन, इसके अलावा ड्रोसोफिला में जो भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. दूसरी चीज आती है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें मॉल बायो भी आपका आएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एंड इसके अलावा जेनेटिक्स भी आएगी, मेजर पोर्शन जेनेटिक्स का. तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तीसरी चीज जो आती है वो आती है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन से भी काफी क्वेश्चंस आपके आते हैं. ठीक, मेथड से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो बेसिकली आपको पूरे सिलेबस में ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. तो सबसे पहली टिप मैं यहाँ आपको दे दूं, जनरल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना. जनरल सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट से मेरा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो वो वाले सब्जेक्ट्स हैं जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, लाइफ साइंसेस में सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइफ साइंस जो है उसमें मास्टर्स जो है वो बहुत कम करते हैं, अवेलेबल भी नहीं होती है. तो आप क्या करते हो? या तो बॉटनी से करते हो, या जूलॉजी से करते हो, जेनेटिक्स से करते हो, बट सबका एग्जाम क्या है? लाइफ साइंसेस का ही सबको एंट्रेंस देना है. ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी जनरल सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, ठीक, मॉल बायो यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा पकड़ बनानी है. क्यों? क्योंकि ये वाले टॉपिक्स जो हैं सबने पढ़े होते हैं, और दूसरी चीज एग्जामिनर को पता है कि उन्हें मेजर जो टॉपिक्स चूज करने हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, वो यही टॉपिक्स चूज करने हैं.
क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सबके पास इन सब्जेक्ट्स की तो एटलीस्ट नॉलेज होगी, बाकी सबकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो प्लीज इन जनरल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना, ये आपकी ज्यादा मदद करेंगे अच्छा स्कोर लाने में। तो हमने फर्स्ट टिप डिस्कस कर ली है कि आपको सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए। अब दूसरी टिप क्या आती है, तो नेक्स्ट टिप आती है पैटर्न नॉलेज। पैटर्न नॉलेज में क्या होता है, आपको आइडिया होना चाहिए, सिलेबस तो आपको पता चल गया, बट आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि आते किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं इस पूरे एग्जाम में। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर जगह पे हर पार्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर जो है गेन कर सको। ठीक, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें देख सकते हो कि आपको बताया है कि 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए बी सी। ठीक, पार्ट ए में क्या होता है, आपको मेंशन किया है 20 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको करने कितने होते हैं, सिर्फ 15, और हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। ठीक, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने एलोकेट हुए आपको, 30 आउट ऑफ 200, तो 30 मार्क्स आपके पार्ट ए से आएंगे, जो कि ज्यादा अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट आता है पार्ट बी, तो पार्ट बी में आपके पास होते हैं 50 क्वेश्चंस, 50 में से करने कितने होते हैं, ओनली 35। यहाँ पे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है एंड 70 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 200, राइट। तो 70 30 50%, 100 नंबर बन गए 200 में से। अब हमारे पास पार्ट सी है जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू गिव आंसर ऑफ ओनली 25 क्वेश्चंस। सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो लगा लो 100 नंबर का ये पार्ट सी हो गया। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में, लाइव सेशंस में ये आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो बताई है, वो क्या बताइए कि पार्ट सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्ट सी 50% मार्क्स कैरी कर रहा है आपके एग्जाम के। तो पार्ट सी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। अगर आपको पैटर्न नहीं पता होता तो आप क्या करते, आपको ये नहीं आइडिया होता कि आप स्कोर कैसे कर सकते हो ज्यादा अच्छा। तो आप यहाँ समझ पा रहे होगे कि हमें ज्यादा फोकस करना है ऑन पार्ट सी, देन ऑन पार्ट बी, और थर्ड नंबर पे पार्ट ए आएगा। आपको नेक्स्ट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो ये कि आपके पास CSIR नेट का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। पाथ फाइंडर की बुक्स आती हैं पार्ट 1 पार्ट 2, उनसे स्टडी करो। वो क्या है कि रिजल्ट ओरिएंटेड बुक है, उसमें क्या है कि कोर्स स्ट्रक्चर जो है, जो भी उसमें सिलेबस है, कंटेंट है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब का एसेंस जो है वहां दिया हुआ है। तो आप अगर वहां से पढ़ लेते हो, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। मेरा भी एग्जाम वैसे ही क्लियर हुआ था। ठीक, दूसरी चीज, एक और चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ, क्या आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो कोचिंग की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद से स्टडी करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी रिसोर्स जो है वो ढंग से वाइसली चूज करना है। अगर आप वाइसली चूज नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक, ऐसा आपको स्टडी मटेरियल, स्टडी रिसोर्स जो है यूज करना है जो कि पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में ना बताए। क्लियर, तो हमने 2 टिप्स अभी बिल्कुल क्लियर कर ली हैं, स्टडी कर ली हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड टिप हमारी आती है टाइम मैनेजमेंट की। अब हम सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, तो एक चीज मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल के बिना आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको बेसिकली प्लान बनाना है अपने स्टडी स्केड्यूल का कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है। ठीक, अब टाइम टेबल किस टाइप का होना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कैसा होना चाहिए, तो एटलीस्ट मैं बता रही हूँ आपको, एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटे देने हैं स्टडी के लिए। एटलीस्ट, एटमोस्ट आप कितना भी दे सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतना दो। 4 से 5 घंटे आपको कम से कम देने हैं डेली, ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे छुट्टी कर ली। ठीक,
डेली इतना टाइम देना है, 4 से 5 घंटे आपको डेली देने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसमें आप क्या कर रहे हो, न्यू कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, जो आपको नहीं आता है वो वाले कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो। बट जो आपने पढ़ लिया है उसका क्या करोगे, तो आपको इसके अलावा 1 से 2 आवर्स एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किस चीज के लिए, रिविजन के लिए। तो आपने जो जो पढ़ा है उसे रिवाइज करना भी जरूरी है, वरना वो खो जाएगा, आपके दिमाग से गायब हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा क्या चीज पढ़ी थी। तो प्लीज एटलीस्ट 4 से 5 घंटे निकालो, और प्रेफरेबली मॉर्निंग में निकालो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं रात को पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाली चीज जो है वो सही नहीं है आपके लिए। आप मॉर्निंग में टाइम निकालो, मॉर्निंग में आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ताकि आपका 9-10 बजे तक काफी कंटेंट जो है वो कवर अप हो चुके, तो इजीली हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 4 से 5 घंटे आपको न्यू कॉन्सेप्ट जानने के लिए देने हैं, एंड 1 से 2 घंटा रिविजन भी करनी है। एंड इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो ये कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करो। किन पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती रहती हूँ लगातार, जो भी लाइव सेशंस होते हैं उन सब के अंदर। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पहले कवर अप करो। उन्हें जल्दी से आप कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, आपके पास रिवीजन का टाइम होगा, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर पाओगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मान लो कि आपने डेली इतना इतना टाइम दे के रिविजन कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, तो आप संडे रखो ऐसा दिन जिस दिन आप इतना ही टाइम दोगे, 5 से 6 घंटे दोगे, बट किस चीज को, ओनली रिविजन। किस चीज का रिवीजन करोगे, यहाँ कंप्लीट टॉपिक्स का, कंप्लीट सिलेबस का, कंप्लीट पोर्शन का जो आपने एक वीक में किया है। मतलब आप डेली इतना टाइम दे रहे हो, उसे रिवाइज भी कर रहे हो, बट अगले दिन, उसके तीसरे चौथे दिन आप भूल भी सकते हो। तो आप उस कंटेंट की रिवीजन 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे संडे को निकालो, और उसमें पूरे टॉपिक्स का जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, हेल्पफुल भी रहेगा बहुत ज्यादा। मैंने एक और चीज बोली, मॉर्निंग टाइम निकालना जरूरी है। जैसे आप सुबह उठे, मॉर्निंग आवर्स जो है आप कंप्लीटली उन टॉपिक्स को दो जिन्हें आप डिफिकल्ट मानते हो, आपको समझ नहीं आते हैं। उन टॉपिक्स को समझने के लिए आपका मॉर्निंग टाइम सबसे सूटेबल है। वो आपको बहुत जल्दी चीजें ग्रास्प करने में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, जल्दी से जल्दी आप चीजें जो हैं वो लर्न कर पाओगे। दोपहर का टाइम आप रेस्ट देने में निकाल सकते हो, और इवनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, 10-11 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ सकते हो, और उसके बाद फिर आप सो जाओ। प्रॉपर नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपके ब्रेन को वो सारी चीजें ग्रास्प करने के लिए थोड़ी सी रेस्ट भी चाहिए। तो प्लीज उसके बाद प्रॉपर स्लीप जो है वो जरूर लेना, क्योंकि वो आपको सारी चीजें रिटेन करने में मदद करेगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, बस रिवीजन करो और फल की इच्छा मत करो। तो आपको रिजल्ट की साइड, रिजल्ट ओरिएंटेड माइंड नहीं रखना है, आपको मेनली माइंड इस तरीके से रखना है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, उन्हें जानो, वो आपकी मदद करेंगी सारी चीजें गेन करने में। ठीक, तो मैक्सिमम पोर्शन आपको मॉर्निंग आवर्स में कवर अप करना है, और आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट करना है, इवनिंग आवर्स में फिर से पढ़ना है, रिवीजन करनी है, और फिर सो जाना है। प्रॉपर डाइट प्लान भी बनाओ, ठीक है, खाना पीना स्किप नहीं करना है। उससे क्या होगा कि उतनी ज्यादा एनर्जी जो कि आपके ब्रेन को चाहिए, आपको पता है ना कि ग्लूकोज का सबसे ज्यादा अमाउंट आपके ब्रेन को चाहिए होता है। तो आप शुगर या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी का सोर्स अगर बॉडी को नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ब्रेन कैसे काम करेगा।
तो ये सारी चीजें मैं इस टिप में आपके साथ शेयर करना चाहती थी, टाइम मैनेजमेंट की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इसके बाद नेक्स्ट टिप क्या आती है, तो बेस्ट टाइम टू स्टडी। मैंने अभी आपको बताया मॉर्निंग आवर्स, मॉर्निंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। मॉर्निंग में आप बहुत डिफिकल्ट टॉपिक्स जो है ना उन्हें भी इजीली कर लोगे। रात को आधी चीजें समझ नहीं आती हैं, सर के ऊपर से चली जाती हैं, बट मॉर्निंग ऐसा टाइम होता है, आपके पास अगर टाइम है, आप कॉलेज नहीं जा रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज है, घर पे हो, तो प्लीज मॉर्निंग टाइम दो स्टडी को। जितना ज्यादा मॉर्निंग टाइम दोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक, इवनिंग आवर्स जो होंगे वो आपके रिफाइनमेंट के लिए, बेसिकली आपको जो जो चीजें आती हैं उन्हें और ज्यादा अच्छे से कैसे आप कर सकते हो, कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हो, उस चीज में आपको इवनिंग आवर्स देने। ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आता है नोट्स की प्रिपरेशन। अब नोट्स आपने बनाने हैं। देखो, सबसे पहली चीज एक मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये टिप मैंने जरूर डाली है, बट आपको पता है कि मोस्टली नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास अभी भी कुछ नोट्स नहीं है तो जो मेरे पास होंगे मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दो कि नोट्स भेज दो, मैं आपको भेज दूंगी जो भी मेरे पास होंगे। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, तो आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसके अलावा लाइव सेशंस का जो मेरा ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी लाइव सेशन होते हैं उनकी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक, अब आता है कि नोट्स प्रिपेयर करने की जो मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो किस सेंस में बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मेनली मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आती, जैसे मान लो लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट आपकी काफी ज्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स बना सकते हो, आपको समझने, आपको किसी को दिखाने नहीं है, जैसा मर्जी बनाओ। तो फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, ये क्या है कि आपके शॉर्ट टर्म में एक बड़ा पैराग्राफ समझने में मदद करेंगे। जैसे आज तो आपने पैराग्राफ समझ लिया, बट कुछ टाइम बाद क्या होगा, आप भूल जाओगे। तो उसके लिए क्या होगा, जब आपने समझा था तब आपने फ्लो चार्ट या डायग्राम बना लिया है, अब उस फ्लो चार्ट और डायग्राम को आपको बाद में जब भूल गए तो एक बार बस देखना है। तो शॉर्ट स्पैन में आप सारी चीजें जो है फिर से रिवाइज कर सकते हो, याद कर पाओगे। ठीक, शॉर्ट नोट्स ही बनाने हैं, बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है आपको, लिखने को कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ मार्क करना है। बस ये चीज याद रखना कि डिटेल्ड होना चाहिए। तो डिटेल्स जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है वो जरूर वहां पे लिख लेना, ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। एंड टाइम में, एंड टाइम मतलब जब आपका एक हफ्ता रह गया एग्जाम को, तो उस टाइम ये सारे नोट्स आप देखोगे ना, एक बार आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या टिप है मेरी, तो नेक्स्ट टिप आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आधे तो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, बट कुछ जो है वो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही चीज यहाँ बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस की स्निप लगाए हैं, देख सकते हो आप। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना और उनका आंसर आप सही निकालोगे, आप ज्यादा मोटिवेट होगे, आप डीमोटिवेट नहीं होगे, आपको लगेगा कि आप आंसर निकाल पा रहे हो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ इस एग्जाम को क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। इससे जुड़ी हुई हमारी एक नेक्स्ट स्टेप भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में इस तरीके से आएंगे। तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ ली आपने, रिवाइज भी कर ली, उसके बाद कुछ टाइम निकालो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आगे। आपको इससे बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप आती है क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो। ठीक, अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करोगे तो एनालाइज कैसे करोगे। तो क्वेश्चंस सॉल्व करो ज्यादा से ज्यादा, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ सालों के ले लो और उन्हें सॉल्व करो।
उससे क्या होगा कि आपकी एक एनालिसिस डेवलप होगी। आप क्या करोगे, एनालाइज कर पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें आपको पता चलेंगी, तो आपको मेजर टॉपिक्स का पता चलेगा जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो आपकी क्या मदद करेंगे, वो मदद करेंगे एंड में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता है कि ज्यादा क्वेश्चंस इन टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपके वो मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो भी एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर का, वो मेजर टॉपिक्स के बारे में आपको बताएगा। दूसरी चीज, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको पता चलेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी स्किल्स होते हैं वो आपके एनहांस होंगे, तो आप कम ड्यूरेशन में ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके फॉर्मूले होते हैं, तो हमें फॉर्मूले अप्लाई करने होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। तो उसके लिए क्या करो, एक नोटबुक बना लो, उसमें फॉर्मूले लिख लो। तो आपका क्या होगा, एंड में टाइम बचेगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, आपको पूरा चैप्टर पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है। तो वो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा, तो वो आपके रिविजन में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो जो भी फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके लिए ज्यादा अच्छा है फॉर्मूले की नोटबुक बना लो, या ज्यादा फॉर्मूले नहीं है तो एक दो ब्लैंक शीट्स में लिख लो और पेस्ट कर लो कहीं पे। ठीक, तो जिनकी हाई वेटेज है वो मेजर टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, हमें कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हमें समझनी है। समझ के चलोगे तो वो चीज आपके साथ लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगी, भूलोगे नहीं। अगर आप रट के चलोगे तो अगले दिन भूल जाओगे, सुबह उठोगे पता ही नहीं चलेगा क्या चीज रटी थी। तो समझना है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की, ज्यादा जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी आपको पता चलेगा आपको एक्चुअली आंसर कैसे करना है। तो क्वेश्चन को समझो, खुद को समझाओ, खुद को स्टूडेंट मानो और उसे समझाओ कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करने हैं। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों अटैच किया, यही वाला क्यों किया और कोई क्यों नहीं किया। तो देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हर चीज हमें नहीं पता होती है, तो हमें आंसर किस तरीके से करना है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मैच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग प्लांट स्पीशीज कॉलम 2 में दी है। अब आप क्या करोगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे आपको लगेगा इतने सारे प्लांट दिए हैं, मेरे को तो सबका नाम भी नहीं पता, ये कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है मुझे नहीं पता, किस तरीके से आंसर करूं मैं। तो देखो, यहाँ लगता है आपकी एक ट्रिक। क्या ट्रिक लगती है, देखो, जिसके बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करो। मॉर्फिन पता होगा, 12th क्लास में भी पढ़ाते हैं। मॉर्फिन क्या होता है, पॉपी प्लांट से निकलता है। पॉपी क्या है, पेपिवर सोमिनिफेरम, यानी P इज मैचिंग विथ 3, P3 के साथ सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में दिया और किसी में दिया है। क्या हो गया, आंसर निकल गया आपका। क्या आपको जानने की जरूरत थी या पढ़ने की भी जरूरत थी कि कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, किस प्लांट में होंगे। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी है, डरना नहीं है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो उससे आपको ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज करने की पावर जो होगी ना, वो आपकी एनहांस होगी। आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से आंसर करते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर? अगर आपका कुछ भी डाउट है, आप ज्यादा स्ट्रेस्ड अप हो या कुछ भी चीज है, कमेंट सेक्शन में लिख देना बस कि आपका ये डाउट है, मैं कमेंट करके वापस से आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे लाइव सेशंस हैं आपके इस अपकमिंग एग्जाम के लिए। ऑलमोस्ट 1-2 डेज में मैं एक लाइव सेशन तो जरूर रखती हूँ, प्लीज उन्हें ज्वाइन करना। ज्यादा से ज्यादा अपने बैचमेट्स को बताना, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इन सब चीजों की। ठीक है, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर बस हाय भेज दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी।
कुछ नहीं करना। ग्रुप में मैं आपके लाइव सेशंस की नोटिफिकेशंस भी देती रहती हूँ और जो भी मेरे पास नोट्स हैं हैंड रिटन वो भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हैप्पी माइंड से, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आपको क्वेश्चन पेपर जो है उसको आंसर करना है, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने 7 टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करी इस पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड में मैंने अच्छा सा पॉजिटिव सा कोट भी लिखा है, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू से दैट यू कैन। अगर आप खुद से बोलोगे कि आप कर सकते हो तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। अगर आप ये सोचते रहोगे नहीं मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, या मैं पहली बार दे रहा हूँ मेरा नहीं हो सकता है, सेकेंड टाइम में हो सकता है, तो आप गलत सोच रहे हो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। नेगेटिव रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छे से खुशनुमा माहौल अपनी बॉडी के अंदर बनाओ, पीसफुल रहो, बिल्कुल अच्छा एग्जाम होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।